सी राजेंद्र सर हमारे साथ हैं सर, मोस्ट वेलकम, जो कि Thank जीएसटी you, madam. मंत्रा में। जी सर। तो सर मूविंग फॉरवर्ड, आज जीएसटी से ना हटके हम लोग बजट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सर कल ही अभी डिस्कशन हुई है बजट से रिलेटेड, सो आई वुड लाइक कि जो अमेंडमेंट्स नए नए बजट में आए हैं, तो सर प्लीज आप उसको एक बार रिकॉल कीजिए। I would like to welcome Rakesh Batra ji also. Friends, it's been long. Last Tuesday we could not meet because there was a Republic Day celebration. तो हमने सोचा कि एज एन एक्सेप्शन एक दिन हम लोग छुट्टी करते हैं, तो हमने छुट्टी किया और आज फिर अगले हफ्ते हम आपके साथ वापस आ गए। कल बजट प्रेजेंट हुआ, बजट 2021 ऐतिहासिक बजट था क्योंकि पेपरलेस बजट था। इसके अलावा इसमें और कोई ऐतिहासिक बात मुझे तो नहीं लगी, लेकिन हाँ ऐतिहासिक था क्योंकि पेपरलेस बजट था। बाकी कई लोगों ने मुझसे मेरा रिएक्शन पूछा बजट के ऊपर, तो मैंने बड़ा सरल भाषा में ये बोला भी देखिए, इनकम टैक्स तो मैं अपने लिए भी नहीं पढ़ता जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हूँ, तो इनकम टैक्स के बारे में तो मेरा कोई रिएक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, जहां तक बात आती है जीएसटी की, जीएसटी में मेरा एक सिंपल रिएक्शन है। कल एक मेरे बहुत सीनियर हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंडस्ट्री में बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं, तो उन्होंने मुझसे ये बात पूछी, तो मैंने उनसे यही कहा कि ये बात हमेशा हमारे मामा जी बोलते हैं, तो मैंने वो बात उनको बोली। मैंने कहा जी, माइट इज राइट एंड इफ यू चैलेंज द माइट इन द कोर्ट दे चेंज द लॉ रेट्रोस्पेक्टिवली। सो जो वो चाहे वो कर सकते हैं, और अगर आप उनको चैलेंज करते हैं और कोई सिचुएशन आपके फेवर में आ जाती है, तो आप जो है कानून को पुरानी डेट से ही बदल देते हैं। मैं गुजराल साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गुजराल साहब हमारे बड़े भाई संगरूर से, आपका फायदा से हमारे अरोड़ा साहब, हमारे पंकज कुमार यादव जी हैं, आज नए मेंबर हैं हमारे साथ, अमित भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और भी बहुत सारे दोस्त हमारे साथ ऑलमोस्ट जुड़ गए हैं। गुजराल साहब का एक सवाल आया है, पहले वो सवाल ले लेते हैं। मैं अपने बजट के ऊपर डिस्कशन जो है बीच बीच में छोटे छोटे पॉइंट्स आपके साथ रखता रहूंगा। जी सर। सर, if one branch taken input reflected in 2A properly disclosed in 3B of same branch, but company booked the concerned expenses in HO. गुजराल साहब, आप मेरे से पहले भी ये बात 2 बार पूछ चुके हैं और मैं आपको जवाब दे चुका हूं। अब 2A में तो ब्रांच क्या आ रहा है और खर्चा जो है वो एचओ ने बुक किया है, और जबकि कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस बना तो वहां पर तो एचओ या ब्रांच एक ही है। तो मेरे हिसाब से तो क्रेडिट जो है वो एचओ को ही, ब्रांच को ही लेना चाहिए था। ब्रांच ने नहीं लिया, एचओ ने क्रेडिट लिया है, तो आप इसके लिए एक नोट अपने जीएसटी ऑडिट में जरूर दें। टेक्निकली ये क्रेडिट जो है, अगर देखा जाए तो ये क्रेडिट अलाउड नहीं होगा एचओ को, और ब्रांच ने लिया नहीं है तो फॉर्म 16(4) के अनुसार ये क्रेडिट जो है अब उसका लॉ ऑफ लिमिटेशन में चला गया है, तो उसको मिलेगा नहीं। एचओ ने लिया है, उसको मिलेगा नहीं क्योंकि उसका था नहीं। ब्रांच ने नहीं लिया है, उसको मिलेगा नहीं क्योंकि समय निकल गया। तो एज एन ऑडिटर आपको इस बात को सर्टनली रिपोर्ट करना चाहिए गुजराल साहब। और मैंने आपको रिपोर्टिंग पैटर्न भी बताया था जब अभी हम कुछ दिन पहले संगरूर में मिले थे। आई थिंक दैट वाज 24th of January। सर, राकेश सर का एक क्वेश्चन आया है सर। We are in QRMP. We settle our liability with self-assessment challan. We have also RCM liability. This liability also pay with self-assessment challan or other payment method challan. I guess इनका क्वेश्चन पूरा नहीं है, वो पूरा भेज देंगे, कोई बात नहीं। अमित भाटिया जी ने एक सवाल पूछा है। जी
Sir, what about the amendment in GST audit in budget season? In future, GST audit will be abolished. देखिए भाटिया साहब, ऐसा है कि कल के बजट में ये प्रपोजल आया है CGST एक्ट में कि सेक्शन 35(5) रेड विद सेक्शन 44 जो है, सेक्शन 35(5) को अबॉलिश कर दिया जाए, ओमिट कर दिया जाए। ओमिट कर दिया जाए मतलब वो कानून अब नहीं रहेगा। इसका मतलब जीएसटी ऑडिट का जो कंपल्शन होता था वो कंपल्शन हटा दिया गया है। अब जो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है उसमें जो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को पहले सर्टिफाई किया जाता था चार्टर्ड अकाउंटेंट या CMA के द्वारा, अब वो सेल्फ सर्टिफिकेशन की बात है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी सर्टिफाइड बाय एनी प्रोफेशनल नाउ। तो जो ये अमेंडमेंट है वो तो ये अमेंडमेंट है, और लेकिन जो फ्यूचर होगा इसका जीएसटी ऑडिट का फाइनेंशियल ईयर 19-20 में, तो मेरी समझ में 100% ये लगेगा, क्योंकि ये जो प्रोविजन 35(5) का है ये प्रोस्पेक्टिवली है, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं है। दूसरा, एक और बात अभी लर्न की जा रही है, हालांकि वो बात मुझे बहुत ज्यादा अभी समझ नहीं आई है, कि स्टेट्स ने इन प्रोविजंस को अडॉप्ट करना है। तो CGST एक्ट जो अमेंड होता है, स्टेट को सेपरेटली अडॉप्ट करना होता है SGST एक्ट बनाने के लिए, लेकिन वो जीएसटी ऑडिट को क्यों रखेंगे जब सेंटर नहीं चाहता? तो और सेंटर जब जो है वो, देखिए कोई भी लॉ जो है जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के तो बिना बनेगा ही नहीं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है। अब जीएसटी काउंसिल जो है वो कंसिस्ट करती है सारे स्टेट्स के द्वारा। अब if this provision is proposed to be amended in the act, then it would be certainly accepted by all the states. So far as GST audit is concerned, to my view, it is abolished. It has been scrapped. It is no more now. So, but for 1920, it has to happen. And if the bill, Finance Bill 2021, comes into effect, becomes an enactment before March 21, then the GST audit for 2021 would not be there. और अगर ये मार्च के बाद इनेक्टमेंट आया, एक्ट बना, तो 20-21 के लिए भी जीएसटी ऑडिट लागू होगा। गुजराल साहब कह रहे हैं मेरी क्वेरी कुछ और है। कोई बात नहीं सर, माय क्वेरी इज डिफरेंट एज डिस्कस्ड हियर। ब्रांच हैज टेकन इनपुट एंड यूज्ड दैट इटसेल्फ, बट ओनली फाइनेंशियल बुक्स booked in HO, but GST part taken and booked in right books of branch. Branch has taken input, used that itself, but only financial books booked in HO, but GST part taken the booked. सर इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अगर 2A जो है वो ब्रांच का है, ब्रांच ने ही क्रेडिट लिया है, खर्चा तो हमेशा कंसोलिडेटेड ही बुक होगा ना। आपको ट्रायल बैलेंस जब बनाना होगा तो आप ऑफ कोर्स जो है वो ट्रायल बैलेंस खर्चा जो है वो ब्रांच में ही इसको दिखाओगे। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर 2A में ब्रांच के है, 3B में ब्रांच के है, लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये बुक हुआ है HO में, तो कहीं ना कहीं देखिए सर वो एट द एंड ऑफ द डे कंसोलिडेट ही होगा, और जो खर्चा है वो HO यहाँ डेबिट होगा ही होगा यहाँ पर बुक्स, ब्रांच की बुक्स में। तो मुझे नहीं लगता उसमें टेक्निकली लीगली क्रेडिट अवेलेबिलिटी विद द ब्रांच कोई प्रॉब्लम आएगी। सर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जी मुंबई से जुड़ गए हैं हमारे साथ, इनका सवाल लीजिए। वेलकम। Hello sir, we have not received C form against our interstate sale in VAT regime till date, and now wanted to raise debit note against C form. Whether GST applicable on said debit note? सर ये जो टैक्स है, जो सी फॉर्म के ना मिलने पर आप टैक्स को कलेक्ट करना चाहते हैं अपने आई वुड से अपने परचेजर से, जिसने आपसे माल खरीदा है, सी फॉर्म तो वही देगा आपको। तो अगर उसने सी फॉर्म नहीं दिया और आप डेबिट नोट रेज कर रहे हैं, वैसे तो आप क्या है सप्लायर हैं, आप डेबिट नोट रेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसकी लेवी जो है वो दिस इज एन अमाउंट relating to the tax portion, and the debit note would only be raised to collect the amount. There is no supply. This is a good question. There is no supply. There is no supply, so it would not be subject to GST, sir. Levy has already been attracted pre-GST, so to my humble view, it would not be subject to GST. Ashish, I hope I'm clear about things. सर तुषान गर्ग जी, तुषान सर मोस्ट वेलकम। जी से पहले ना मैडम एक सवाल है राकेश बत्रा जी का, वो लीजिए। हाँ सर, उनका क्वेश्चन कंटिन्यूएशन में है, एक सेकंड। नहीं, एक छोटा सवाल है, यूट्यूबर इनकम लायबल टू GST। ऊपर है, ऊपर 3:11 पे सवाल आया मैडम। ये वाला। सर ये कंटिन्यूएशन में है शायद इनका क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन ये वाला था दैट वी आर इन QRPN स्कीम। कंटिन्यूएशन में नहीं है मैडम, वो अलग सवाल है, वो अलग सवाल है, ये अलग सवाल है। जी 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 जी। यूट्यूबर इनकम लायबल टू GST? सर बिल्कुल लायबल टू GST है, और ये बेसिकली ऑनलाइन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन भी लेना है और इसके ऊपर आपको GST चार्ज भी करना है। जी सर, should I take Tushar sir question? हाँ प्लीज। A trader is registered in VAT and GST. Can he use 3 different invoices series? One of non-GST invoices, other for B2C GST invoices, and third for B2B GST invoices. कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, कर सकता है। 3 डिफरेंट सीरीज यूनिक होनी चाहिए रूल 46 के अनुसार, हर साल यूनिक होनी चाहिए, हर साल यूनिक फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। So for every financial year you have to generate or create a unique series, invoice series. Vimal sir, most welcome. विमल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, कोटा से हैं हमारे विमल जी, हमारे मित्र, बड़े भाई। A company provides support services and software to the customers of the USA company by calling the customers and raises invoice to the company on early basis in dollars. He is not charging no GST as export. विमल जी, अगर आपका सप्लायर यहाँ बैठा है, सप्लायर ऑफ सर्विसेज इंडिया में, और वो यूएसए की कंपनी के कस्टमर्स को कॉल करके सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यहां से उसका कोई लेना देना नहीं है। जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल्ड है, जो हार्डवेयर है वो इंस्टॉल्ड है आउटसाइड इंडिया, तो इसका पीओएस जो है वो आउटसाइड इंडिया होगा सेक्शन 13 ऑफ IGST के अनुसार, और ये एक्सपोर्ट होगा। अब आप मुझे इन्फॉर्म कर रहे थे या मुझसे पूछ रहे थे, बट मैंने आपको अपना कंकरेंस दे दिया है। ऑफ कोर्स आप मुझे इन्फॉर्म तो नहीं कर रहे होंगे, ऑफ कोर्स यू मस्ट बी आस्किंग मी, तो मैंने आपको अपना कंकरेंस दे दिया है कि POS shall be outside India in this particular service and it would be considered to be zero rated supply as per section 16 of IGST. वेलकम सतबीर वाही जी, लुधियाना से हमारे बड़े भाई साहब। Sir, in continuation, he is having a question. He hasn't shown in GSTR 1 for 2 years. He can show in GSTR 9 as his domestic sales and services. आप I
एज्यूम कि आप एक्सपोर्ट सप्लाई की बात कर रहे हैं, जो आपने पिछला क्वेश्चन पूछा था, और इसमें उसने 1 में नहीं दिखाया 2 साल से, आप 9 में दिखा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके ऊपर टैक्स लगना नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, आप दिखा दीजिए। Sir, Tushant sir is having one more question. Received this message from GST. The domestic purchases in July-September 20 claim in GSTR 3B exceeds rupees 34.13 when compared with the credit available in GSTR 2A. But when compared, we do not find any such variance. What should be done? कह नहीं सकता तुषार जी, क्या रीजन है? नीड टू सी द स्पेसिफिक इशू, देन ओनली, मतलब क्यों डिफरेंस निकाला है, आपका आ रहा नहीं आ रहा, क्या रीजन हो सकता है डिफरेंस का, अभी आई कांट से दिस। Sir, Satbir sir, most welcome. So GST Central has rejected inverted duty refund or wrong grounds. We can refile or appeal. Please guide. हम अपील भी, हम ये रीफाइलिंग भी कर सकते हैं रिफंड की सर, भाई साहब, और अगर उसके बाद भी वो रिफंड नहीं देता तो हम अपील कर सकते हैं सर उसके रिजेक्शन ऑर्डर के ऊपर, 101%, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप जो है उसको रीफाइल करें and speak to the officer and understand on what grounds he wishes to reject it, and then even if after your attempt he doesn't agree, then we will file appeal for that. एग्जेम्प्ट इनकम सर 20 लाख रुपए तक की सप्लाई ऑफ सर्विसेज में होती है सर। 20 लाख तक की अगर इनकम नहीं है तो अगर आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हो तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है और आपको जीएसटी चार्ज करने की जरूरत नहीं है। We are providing manpower services and raise invoices to clients without charging GST on the portion of. Sir, Rakesh sir having Amit Bhatia ji. राकेश जी के सवाल का जवाब दे दिया मैंने। Sir, we are providing manpower services and raise invoices to client without charging GST on the portal on ESI and PF. Whether GST shall be charged on above portion also? But is a this is a clear case of valuation. Now, other than tax under this law, if any other fees, cess, duty charged as per section 15 subsection 2 clause B shall be added to the value of supply. So to my humble view, unless you become pure agent, which you are not, you would have to add these all collections to the value and charge GST above on that also. I think फिलहाल सवाल नहीं है, आपको दो बजट के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपको बताना चाहता हूं जो प्रपोजल्स हैं यहाँ पे। देखिए 15 प्रपोजल्स हैं चेंज में, सीजीएसटी में अमेंडमेंट्स हैं और एक अमेंडमेंट है आईजीएसटी की। सबसे पहले मैं आईजीएसटी के अमेंडमेंट की बात करता हूँ। सेक्शन 16 जो जीरो रेटेड सप्लाई का सेक्शन है उसको अमेंड करने की बात की गई है और उसमें 3 अमेंडमेंट्स हैं बेसिकली। पहला, उसमें जो भी एसईजेड को सप्लाई है या एसईजेड के द्वारा सप्लाई है तो उसमें सिर्फ उन्हीं
ऑथराइज्ड ऑपरेशंस के लिए जीरो रेटेड फैसिलिटी अवेलेबल है, जो कि ऑथराइज्ड है बाय SEZ एक्ट। गुड्स और सर्विसेज की जगह ऑथराइज्ड ऑपरेशन ऐड हो गया वहां पर वर्ड। और पहला तो ये है SEZ के लिए, दिस इज अ गुड अमेंडमेंट आई वुड से, क्योंकि SEZ को परमिटेड एज पर SEZ एक्ट ओनली ऑथराइज्ड ऑपरेशंस है, तो सभी गुड्स और सर्विसेज के लिए वो परमिशन नहीं है। तो जब आप सप्लाई करो SEZ को, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप उसके ऑथराइज्ड ऑपरेशंस को चेक कर लें, अदरवाइज आपको जीरो रेटेड कैटेगरी का जीरो रेटेड का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो आपकी टैक्सेबल सप्लाई हो जाएगी एट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरा जो चेंज आया वो ये आया कि विद पेमेंट ऑफ IGST जो है, पहले वो सभी के लिए अलाउ होता था, किसी भी क्लास ऑफ पर्सन या किसी भी गुड्स और सर्विसेज के लिए। अब विद पेमेंट ऑफ IGST का जो फैसिलिटी है फॉर एक्सपोर्ट, मतलब अगर आप गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट करना चाहते हैं विद पेमेंट ऑफ IGST, तो गवर्नमेंट ने कहा बाय वे ऑफ अमेंडमेंट इन सेक्शन 16 सबसेक्शन 3, उन्होंने ये कहा कि आई एम सॉरी सबसेक्शन 4, पहले अर्लियर इट वाज रिटन इन 3, नाउ इन द प्रपोज्ड सेक्शन इट इज सबसेक्शन 4, earlier it was subsection 3, section 16 subsection 3, now section 16(3) is substituted and 4 is fresh introduced। 4 में लिखा कि हम क्लास ऑफ पर्संस नोटिफाई करेंगे जिनको विद पेमेंट ऑफ IGST अलाउ होगा, हम क्लास ऑफ गुड्स और सर्विसेज नोटिफाई करेंगे जिनको विद पेमेंट ऑफ IGST अलाउ होगा। तो मतलब पहले सभी क्लास ऑफ पर्संस या गुड्स और सर्विसेज को विद पेमेंट ऑफ IGST एक्सपोर्ट अलाउड होता था, अब वो नहीं होगा। अब गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि किन किन व्यक्तियों और किन किन गुड्स और सर्विसेज के ऊपर विद पेमेंट ऑफ IGST अलाउ होगा। विद पेमेंट ऑफ IGST का मतलब था कि आप टैक्स चार्ज करते थे इनवॉइस पर, अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्यूमुलेटेड जो भी आपके पास होता था वो आप ले लेते थे, और रिफंड अप्लाई हो जाता था IGST आइसगेट पोर्टल से डायरेक्ट, और आपके यहाँ डायरेक्ट पेमेंट आ जाती थी रिफंड की। तो उसके लिए प्रोसेस नहीं था चेकिंग का, और बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, इसलिए उन्होंने सभी, और बहुत सारे फ्रॉड्स भी हुए इसमें जो थे, तो उस कारण उन्होंने इसको हटा दिया। और तीसरा जो चेंज हुआ सेक्शन 16 में, पहले गुड्स में कंपल्सरी नहीं होता था किसी भी फॉरेन एक्सचेंज की पेमेंट को रिसीव करना, कंपल्सरी नहीं होता था। अब उन्होंने कहा कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA 1999 के अनुसार जो भी टाइम लिमिट फॉरेन एक्सचेंज को इंडिया में मंगवाने की है, अगर उस टाइम लिमिट के अंदर फॉरेन एक्सचेंज, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज नहीं आता, तो जो रिफंड आपको सेक्शन 54 में मिला है, और वो 30 दिन के अंदर नहीं आता फ्रॉम द ड्यू डेट विच इज प्रिस्क्राइब्ड इन FEMA, मे बी 6 months और 9 months वट एवर इट इज। सो उसके 30 दिन के अंदर जो भी रिफंड आपने अगर ले लिया है, तो आपको वो रिफंड अपने वापस करना है विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 ऑफ द CGST एक्ट। ये 3 अमेंडमेंट्स यहाँ थी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अमेंडमेंट सेक्शन 7 में हुई है CGST एक्ट में, जिससे मैं कहूंगा कि पूरा का पूरा पटल बदल जाएगा, परिपेक्ष बदल जाएगा। उन्होंने सेक्शन 67 में सबसेक्शन 1 में एक क्लॉज ऐड किया, क्लॉज AA। उसमें उन्होंने कहा कि जो भी क्लब्स हैं, जो भी एसोसिएशन ऑफ पर्संस हैं, जो अपने मेंबर्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स को गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करते हैं, वो कैटेगोरिकली उन्होंने सप्लाई की डेफिनेशन में डाल दिया उसको, और कहा कि एक एक्सप्लेनेशन ऐड की उसी सेक्शन 7 कैपिटल सेक्शन 1 क्लॉज AA में, और एक्सप्लेनेशन ऐड की। उन्होंने कहा कि notwithstanding anything contained in any other law or order of the court, decree or any other tribunal, this provision shall stand। मतलब एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही ब्यूटीफुल जजमेंट था सर्विस टैक्स का, कलकत्ता क्लब का, जो कि रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कुछ महीने पहले, जिसमें उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी के बेसिस पे कहा था कि सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। जितने भी क्लब्स हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्संस हैं, जो अपने अपने मेंबर्स को सर्विसेज देती हैं, बाहर किसी को सर्विसेज नहीं देती, इनकम टैक्स नहीं लगता उनके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी के बेसिस पे। डिपार्टमेंट ने GST मांग लिया, और प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी को
उन्होंने डिनाई कर दिया। और खास जो खतरनाक बात हुई है वो ये हुई है कि ये प्रोविजन रेट्रोस्पेक्टिवली लाया गया है, 1 जुलाई 2017 से लाया गया है। इसका मतलब 1 जुलाई 2017 से जितने भी ऐसे क्लब्स हैं जो अपने मेंबर्स को सर्विसेज और गुड्स दे रहे हैं और बिना जीएसटी चार्ज किए दे रहे हैं, उन सब पर जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लग जाएगा। ये 2 इंपॉर्टेंट चेंजेस थे जो मैं आपके सामने लाना चाहता था। वैसे तो टोटल 15 चेंजेस हैं सीजीएसटी एक्ट में और एक चेंज है आईजीएसटी एक्ट में। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, लगभग 12 मिनट का वीडियो है, आप उसको सुन लें। मैंने लगभग सारे प्रोविजंस को जो प्रपोज चेंजेस हैं वो आपको 12 मिनट के वीडियो में दिया है। मेरे भी अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पे और टैक्स फॉर वेल्थ पे भी वो अवेलेबल है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे पूजनीय मामा जी सरदार जोगिंदर सिंह गुरुराखा जी का, जो कि फिर आज हमारे इस चैनल पे आए और हमारा प्रोत्साहन किया, उन्होंने हमारा हौसला अफजाई की। और आपका होना हमारे लिए एक बहुत ही मैं कहूंगा कि सर मैटर ऑफ प्राउड है हमारे लिए। आप हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ रहते हैं, हमें हमेशा मार्गदर्शन करते हैं हमारा। और हम भगवान से, वाहिगुरु से यही प्रार्थना करेंगे कि आप आने वाले कई सालों तक, कई दशकों तक हमारे साथ रहें और हमारी जो है ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें। और मैं अब मेरे ख्याल अब समय हमारे को परमिट नहीं करता और कोई सवाल भी अभी हमारे पास पेंडिंग नहीं है, तो मैं भारती जी से कहूंगा कि अब कंक्लूडिंग रिमार्क दें और आज का प्रोग्राम कंक्लूड करें। जी सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू माय व्यूअर्स। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो taxforwealth@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं। थैंक यू राजेंद्र सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मैडम, थैंक यू।